बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद खान। बिज़नेस लॉ लेक्चर सीरीज़ है और हमने कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर था फ्री कॉन्सेंट का, फ़िलहाल उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ इस तरह से चीज़ें लिंक करना चाहता हूँ कि जो ज़रा आसानी से आपकी समझ में आए। जहाँ जहाँ आपको टॉपिक ज़्यादा आसानी से समझ आ सकते हैं, ज़रा चेन सी लिंक सा बन सकता है, वो पहले करा दूँ। और फिर जहाँ थोड़ी बहुत आपके लिए कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, आपका दिमाग, आपकी सेंस इतनी क्लियर हो चुकी हो कि आप लॉ को पिक करने लग जाएं, तो जहाँ थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी है तो आप उसे पिक करना शुरू कर दें। आज फिर हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6 है। एक ही क्वेश्चन पूरा चैप्टर और वर्ड एग्रीमेंट्स का है। आपको याद होगा जो हमने पहला सवाल पढ़ा था, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, छठे चैप्टर में आके वो सारा समझ लें कि उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट होती है उस पहले सवाल की। वो वैलिडेशन चेक जो सेक्शन 10 का है, जिसमें लिखा हुआ है कि वो एग्रीमेंट्स जो हैं दे मस्ट नॉट बी ऑफ दोज जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड हैं बाय लॉ ना। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर द एग्रीमेंट्स दैट आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, जिनको लॉ ने आउटराइटली काल अदम करार दे दिया, उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब वॉइड एग्रीमेंट्स, वर्ड का मतलब ही ये है दैट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन वर्ड एग्रीमेंट, एक्सप्लेन दी एग्रीमेंट्स दैट आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वर्ड बाय लॉ। तो एग्रीमेंट्स वो कौन से हैं अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब इसकी सीक्वेंस भी मैंने चेंज की है, या ये होता है कि मैं ये समझता हूँ कि जैसे वो लिखा हुआ है उसको वैसे ही समझाना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक किताब एक साइड से शुरू कर दी और आप पढ़ने लगे। जैसे हम चैप्टर भी कुछ स्किप कर करके कुछ ऐसे कोई अपनी तरतीब बनाएंगे लॉ की और समझने की, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो उसकी सेंस क्लियर करना है, उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, ना कि किताब पढ़ना और उसे ख़त्म करना। ठीक, ये बात ज़हन में रखनी है आपने कि आप इसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर लॉ समझ आए तो याद भी होता है, आप उसमें से अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉ समझ ना आए तो आप याद ही नहीं कर सकते, यानी याद करने वाला तो काम पॉसिबल ही नहीं है जब तक लॉ समझ ना आए। इसे रट्टा नहीं मारा जा सकता। आपने लिखना क्या है, जब तक आपके दिमाग में कोई बात क्लियर नहीं होगी आप लिख ही नहीं सकते हैं इसको। बाकी मज़ामीन की तरह नहीं होता लॉ कि आपने जी याद कर लिया, मैंने तो रट्टा मार लिया और लिखा है, इसको ऐसे लिखा ही नहीं जा सकता। पहला जो एग्रीमेंट है दैट इज़ डिक्लेयर्ड वॉइड, बड़ा वाज़े तौर पर वर्ड डिक्लेयर्ड कर दिया गया है बाय लॉ, वो है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। शादी नहीं रोक सकते आप किसी भी मेजर पर्सन की, ये बात ज़हन में रखनी है कि अगर आप किसी भी मेजर की जो है वो मेजर, आपको पता है कैपेसिटी में हमने पढ़ा है जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज़ायद है, तो आप किसी भी मेजर की जो मैरिज है उसको आप रोकना चाहते हैं, आप उसे रिस्ट्रेन करना चाहते हैं, तो उसे आप रोक नहीं सकते। माइनर की जो है वो रिस्ट्रेन हो सकती है, मेजर की रिस्ट्रेन नहीं हो सकती। अच्छा, ये भी ज़हन में रखें कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि वो आप किसी से मुआहदा कर लेते हैं कि जी मैं किसी से शादी ही नहीं करूँगा, एग्रीमेंट नॉट टू मैरी एनीवन, ये भी वर्ड है। और अगर आप ये जो है वो एग्रीमेंट करते हैं, अब ज़रा सुनिएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट ये है, आप कहते हैं एग्रीमेंट टू मैरी ए स्पेसिफिक पर्सन, आप किसी से वादा कर लेते हैं मैं तुमसे शादी करूँगा, सिर्फ नहीं मैं तुमसे शादी करूँगा। आप अपने अब्बा जी से कह देते हैं कि जी चले जहाँ आप कह रहे हैं मैं शादी कर लेता हूँ। अब ये एग्रीमेंट टू मैरी ए स्पेसिफिक पर्सन, ये तो वैलिड है। लेकिन अगर आप कहें कि जी मैं सिर्फ तुमसे शादी करूँगा और किसी और से नहीं करूँगा, तो ये वॉइड है, लॉ इसको नहीं मानता। क्योंकि शादी करने का तो आप एग्रीमेंट कर सकते हैं, ना करने का आप जब करेंगे तो वो रोकने में आ जाएगा, और रोकने वाली बात जो है वो वॉइड है, वो काल अदम है। और यहाँ पे इसकी आप एग्जांपल देखें ज़रा। ए एग्रीज विद बी दैट ही विल नॉट मैरी विद सी, ए ने बी से कहा कि वो सी से शादी नहीं करेगा, ये तो आउटराइटली वॉइड है। और पी जो है वो लुए वर्सेस पीरियड्स का ये केस है, और पी प्रॉमिस्ड टू मैरी एल एंड पे ₹2012 इफ़ पी मैरिड समवन एल्स। अब देखें, उसने कहा जी मैं तुमसे शादी करूँगा और मैं किसी और से नहीं करूँगा, अगर मैंने किसी और से शादी कर ली तो मैं तुम्हें जनाब 2000 रुपये दूंगा। ये तो बात ही गलत है। क्यों?
अगर किसी वो जहाँ तक बात थी कि वो जो है वो लुई से शादी करे, वहाँ तक तो बात वैलिड है, लेकिन जहाँ अगली बात लगा दी कि जी किसी और से नहीं कर सकता, तो वो रिस्ट्रेन वाली बात आ गई। तो रिस्ट्रेंट जो है वो लॉ में उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब जो है वो क्या हुआ, बाद में लेटर पी मैरिड एक्स, उसने एक्स से शादी कर ली, तो जो है एल, उसने अदालत से रुजू कर लिया जनाब कि ये देखें मेरे से ये मुआहदा हुआ था। तो अदालत ने क्या फ़ैसला दिया, हेल्ड एल कुड नॉट रिकवर दी सम एज दी एग्रीमेंट वाज वर्ड। अदालत ने फैसला दे दिया बड़ा क्लियर। अदालत ने कहा जी आप शादी उसकी रोक नहीं सकते थे, ये कालदम एग्रीमेंट है, आप पैसे भी रिकवर नहीं कर सकते। ये तो हो गई बात एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज की, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं रहनी चाहिए। अब अगली जो वर्ड एग्रीमेंट है वो है अनसर्टेन एग्रीमेंट्स। अब ये बड़ा आसान है, सेक्शन इसका 29 है, सेक्शन 29 है अनसर्टेन एग्रीमेंट का। अब अनसर्टेन एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं, ऐसी एग्रीमेंट्स जिनमें इबहाम हो, गैर यकीनी सूरत हाल हो, जिनका मीनिंग सर्टेन ना हो और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन ना हो, यानी ना वो वाजे हो और ना वो इस काबिल हो कि उसे वाजे किया ही जा सके। उसकी जो टर्म्स हैं वो क्लियर ना हो, वो कंप्लीट ना हो, वो अनसर्टेन हो। टर्म्स हमने ये पढ़ा हुआ है एसेंशियल्स में कि टर्म्स मस्ट बी क्लियर कंप्लीट एंड सर्टेन, और अगर टर्म्स क्लियर कंप्लीट सर्टेन नहीं हैं, अनक्लियर हैं और जो है वो इनकम्प्लीट हैं और अनसर्टेन हैं, तो ऐसा जो एग्रीमेंट होगा वो अनसर्टेन होगा। और अनसर्टेन जो एग्रीमेंट होता है वो एम्बिग्विटी को जन्म देता है, पार्टीज उसमें समझ ही नहीं सकती हैं कि हम कर क्या रहे हैं, तो अदालत उसे लॉ उसे जो है वो वॉइड करार देता है। बड़ा वाज़े तौर पर ये वाज़े डिक्लेयर कर दिया गया, पहले से ही अनसर्टेन एग्रीमेंट्स को वॉइड करार दे दिया गया है। सेक्शन है इसका 29। आप इसकी सुने एग्जांपल्स। किताब आपके पास मैंने जो आपको रिकमेंड की हुई है खालिद महमूद चीमा की, और फिर मैंने जो है वो एक आपसे कहा था कि मियाँ इस्मतुल्लाह की, ये 2 बुक्स हैं, इनको आप कंसल्ट करें। तो दोनों में से जो भी आपके पास है वो आपके सामने हो तो उसे सामने रखा करें। जब मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ आप उसे समझने की कोशिश किया करें, अगले चैप्टर्स को रीड ज़रूर कर लें, ताकि जब लेक्चर हो तो आपके दिमाग में कुछ बातें पहले से मौजूद हों, कुछ मैं पढ़ाऊँ तो वो क्लियर होती जाएँ। अच्छा, फिर उसमें देखें एग्जाम्पल से वाज़े हो जाएगी अनसर्टेन एग्रीमेंट्स की बात। सी एग्रीज टू सेल 100 लीटर्स ऑफ ऑयल। सी ने कहा जी कि वो बी को 100 लीटर ऑयल बेचेगा, और इट इज़ नॉट क्लियर विच ऑयल। अब देखें ऑयल कई तरह का है, उसने तो कह दिया ऑयल बेचेगा, ऑयल कौन सा बेचेगा वो तो वाज़े नहीं किया, तो ये अनसर्टेन एग्रीमेंट है, तो ये वॉइड है। और फिर ऐसी एग्रीज टू सेल इज हॉर्स टू बी फॉर रुपीज़ 1 लाख और 3 लाख। उसने कहा या मैं 1 लाख में या 3 लाख में तुम बेचूंगा। बात ये है कि प्राइस तो क्लियर नहीं है, अब प्राइस क्लियर नहीं है, टर्म्स क्लियर नहीं है, तो ये जो है वो वॉइड एग्रीमेंट है, ये अनसर्टेन है और वॉइड है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। अब हमने ये एसेंशियल जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा हुआ है कि इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, जो कॉन्सिडरेशन में भी पढ़ा हुआ है। अब इम्पॉसिबल एक्ट्स के ऊपर जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो तो मुमकिन, जब काम करना ही मुमकिन नहीं है तो फिर एग्रीमेंट की हैसियत क्या होगी। पॉसिबिलिटी है 2 तरह से, एक होता है फिज़िकली पॉसिबल और एक होता है लीगली पॉसिबल होना। अगर दोनों पॉसिबिलिटीज़ पूरी हो, यानी मादी तौर पर भी काम करना मुमकिन हो, कानूनी तौर पर भी काम करना मुमकिन हो, फिर तो बात बनती है। अगर मादी तौर पर काम करना नामुमकिन है या जो है वो कानूनी तौर पर काम करना नामुमकिन है, तो फिर वो इम्पॉसिबल एक्ट हो गया, तो वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होगा। अब मादी तौर पर क्या काम है, मसलन एक बंदा कहता है जी कि कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, वो कहता है इसमें जान डाल देगा, या जो है वो ये मादी तौर पर मुमकिन ही नहीं है। टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, आसमान से तारे तोड़ लाने की बातें करना, ये जो हैं वो फिज़िकली इम्पॉसिबल काम है। और लीगली इम्पॉसिबल काम वो हैं कि जो लॉ ऑफ लैंड जो है उसने वो बैन किए हुए हैं, उसमें वो पनिशेबल हैं, उसमें वो क्राइम्स हैं, और आप कहते हैं कि जी मैं ये काम कर दूंगा। अब चूँकि कानूनन वो काम करना मना है, तो आप फॉरबिडन बाय दी लॉ है, तो आप उसे कर ही नहीं सकते हैं। इस वजह से ये बात ज़हन में रखें कि जो भी इम्पॉसिबल एक्ट करने का एग्रीमेंट होगा वो वर्ड होगा। अब इसकी भी एग्जांपल देख लें ज़रा। ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर गोल्ड बाय मैजिक। उसने कहा जी मैं जनाब सोना ऐसे जादू से अभी डिस्कवर कर दूंगा, तो दिस एग्रीमेंट इज़ वर्ड एज इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल। अच्छा, फिर अगला है एग्रीमेंट्स कंटिंजेंट
ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स ना। कॉन्टिंजेंट अपॉन होता है, कॉन्टिंजेंट कहते हैं मशरूत होने को कि अगर ऐसा हो गया या अगर ऐसा ना हुआ तो मैं जनाब आपको पैसे दूंगा, ये कॉन्टिंजेंट जो है वो। और लेकिन वो जिस पे कॉन्टिंजेंट है वो इवेंट ही इम्पॉसिबल है, यानी वो काम करना ही, काम का होना या ना होना ही जो है वो नामुमकिन है। अगर वो काम का होना या ना होना नामुमकिन हो तो फिर वो इम्पॉसिबल इवेंट है और वो वॉइड है। अब देखें इसकी परफॉर्मेंस डिपेंड कर रही है हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर। तो जो काम करना जो है वो नामुमकिन है, तो ऐसे में याद रखें कि वो इवेंट कॉन्टिंजेंट है इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर, वो होना नहीं है काम, तो फिर उसके पैसे भी नहीं मिल सकते। अभी इसकी एग्जांपल ज़रा सुने। इवेंट वो कभी हो ही नहीं सकता, तो लॉ फिर उसे कभी इन्फोर्स करने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो ए एग्रीज टू पे ₹1 लाख टू बी इफ़ द सन राइजेज फ्रॉम द वेस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। उसने कहा जी अगर अगले दिन सूरज मगरब से तुलू हो गया तो मैं तुम्हें जनाब जो है वो ₹1,00,000 दूंगा। अब अगर आपने लगाया ना अगर ऐसा हो गया, तो जिस काम के ऊपर आप मशरूत कर रहे हैं, कंडीशनल कर रहे हैं ना, इफ़ वाली बात ही मशरूत वाली है, शर्त वाली है, अगर ऐसा हो गया, तो जिस बात के ऊपर आप मशरूत कर रहे हैं वो काम का होना ही नामुमकिन है, तो इसलिए इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये वॉइड एग्रीमेंट है। अब अगला है वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजर कहते हैं बेट को, जुए को, शर्त को। अब वेजर जो है वो वॉइड है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, सेक्शन इसका 30 है। अब वेजर में क्या बातें आती हैं इसको समझें ज़रा। यानी आप वादा करते हैं कि जी अगर ये काम हो गया या ये काम ना हुआ, दो पार्टीज़ आपस में बैठी हुई हैं, ठीक, तो उसमें वो किसी काम के होने ना होने के ऊपर लगा लेती हैं बेट। अब जो वहाँ पे वेजर का मकसद होता है वो होता है पैसे या मनी इज़ वर्थ, पैसों की जगह कोई और चीज़, पैसों के अंदर उसकी मालियत जो है वो बताई जाए, और कैश भी हो सकता है, अदर देन कैश भी कोई चीज़ यानी हो सकती है, वो देने का आप वादा कर रहे हैं वेजर में, शर्त में। एक बात तो ये होगी। दूसरी चीज़ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग है ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। जो इवेंट है ना वो सर्टेन नहीं है, पता नहीं वैसा हो, पता नहीं वैसा ना हो, ठीक। यानी जिस काम के ऊपर, जिसको आप अपनी शर्त का महवर बना रहे हैं, जो आपका सेंटर ऑफ एग्रीमेंट है, जिसके ऊपर आप वो बेस कर रहे हैं अपना एग्रीमेंट, वो इवेंट जो है उसका होना या ना होना वाज़ेह नहीं है कि पता नहीं होगा या नहीं, अनसर्टेन है। अगर किसी काम का होना या ना होना सर्टेन हो तो वो वेजर नहीं हो सकता। वेजर में शर्त में आने के लिए ज़रूरी है कि जिस इवेंट की आप बात करें वो इवेंट का होना या ना होना जो है वो अनसर्टेन हो, दोनों पार्टीज़ को क्लियर ना हो कि पता नहीं क्या होना है। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज़ है, जो पार्टीज़ उस वेजर में आ गई हैं, शर्त लगा ली है उन्होंने, उनका इवेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो इवेंट हो जाए तो किसी का फ़ायदा नुकसान नहीं है, इवेंट ना हो तो फ़ायदा नुकसान नहीं है। उनका इंटरेस्ट सिर्फ बेटिंग अमाउंट में, अपने पैसों में। उनको इस बात से कोई गर्द नहीं है कि ये काम हो, काम होने या ना होने से उनका फ़ायदा नुकसान नहीं है। यानी उस इवेंट में उनका जो है वो इंटरेस्ट सिर्फ इतना है कि उस इवेंट की वजह से उनके पैसे जो हैं, वो जो बेटिंग अमाउंट है वो उन्हें मिल सकती है या नहीं मिल सकती। इवेंट में डायरेक्ट जो है वो इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट जो है वो इवेंट से जुड़ी हुई उस ये प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज़ वर्थ में है, बस। अगली बात यह है कि वन विल विन और अदर विल लूज़। यानी जब है वो इसका आ जाएगा रिज़ल्ट, नतीजा निकलेगा उसका, जब वो इवेंट होगा या नहीं होगा, तो नतीजा ये एक पार्टी ने जीतना है और एक ने आना है। अगर ये है कि जी दोनों पार्टीज ही जीतेंगी तो फिर ये जो है वो विन विन सिचुएशन हो जाएगी। तो ये जो है वो बेट नहीं होती। बेट में एक पार्टी ने जीतना है और एक पार्टी ने हारना है। और एक और बात ज़हन में रखें, अब अगर जो है वो मैं फ़र्ज़ करें मिस्टर बी है मेरे सामने, मैं उसे एग्रीमेंट कर लेता हूँ। अब मिस्टर बी कहता है नहीं जनाब आपका तो जो है वो आपको मैं मानता नहीं, आपकी जो है वो इस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन फ़र्ज़ करें वो कहता है जी साउंड नहीं है, आपसे नहीं मैंने करना एग्रीमेंट। मैं सी से एग्रीमेंट कर लेता हूँ कि भाई तुम इसे गारंटी दे दो मेरी कि कोई बात नहीं, अगर ये पैसे बेट हार भी गया तो पैसे मैं दे दूँगा। अब मेरे साथ जो सी है वो उसकी गारंटी दे देता है। तो याद रखें कि ये जो मेन हमारी बेट थी, वेजर थी, इसको इन प्लेस करने के लिए जो हमने सपोर्टिंग एग्रीमेंट किया है, कोलेटरल एग्रीमेंट किया है,
कोलेटरल होता है सपोर्टिंग एग्रीमेंट, जो मैंने किसी और से एग्रीमेंट करके इस मेन कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, बी से कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए सी से गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट करके उसे जमानत दिलवाई है, तो इस मेन कॉन्ट्रैक्ट की सपोर्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट मैं बनवा रहा हूँ ये भी वर्ड है, इसकी भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जब मेन कॉन्ट्रैक्ट ही वर्ड है तो देखें उसको जो है वो पूरा करने के लिए जितने भी सपोर्टिंग एग्रीमेंट्स होंगे वो कैसे वैलिड हो सकते हैं, वो भी वर्ड ही होंगे, इसमें कोई शक शुबे वाली बात ही नहीं है। अच्छा, फिर आप इसकी ज़रा एग्जांपल्स देख लें वेजर की। एक और चीज़ इसमें जहन में रखें कि अगर वेजर से रेलेवेंट कोई कमीशन है, कोई ब्रोकरेज है, वो पैसे हैं, उनको रिकवर करने के लिए आप कोई रिवॉर्ड लेने के लिए आप अदालत से रुजू नहीं कर सकते, क्योंकि वो एग्रीमेंट ही वर्ड है और आप चूँकि वो वर्ड एग्रीमेंट है उसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, तो पार्टीज़ ने आपस में जो भी उससे पैसे वगैरह लेने हो उनकी रिकवरी जो है वो इम्पॉसिबल है। और आखिरी बात ये ज़हन में रखें कि इसमें एक एक्सेप्शन है, हॉर्स रेस जो है घुड़दौड़, उसके लिए अगर आप प्राइज़ जो है वो 500 और मोर आप कंट्रीब्यूट करते हैं कि विनर को दिया जाएगा, तो ये चीज़ जो है वो वैलिड है, यानी आपने घोड़े दौड़ाने हैं अपने, आप 500 या उससे ज़्यादा की प्राइज़ मनी जो है वो पूल करते हैं और जो जीतता है उसे दे देते हैं, तो ये बात जो है वो एक्सेप्शन है, इट इज़ नॉट वेजर, इसको वैलिड करार दिया लॉ ने। अब वेजर शर्त है, ये बातें ज़हन में रखनी है। आपको चाहिए कि जैसे मैंने ये लेक्चर में ऐसे समरी सी बनाई है, आप इसको नोट करें और फिर आप अपनी बुक से इसे पढ़ें और फिर याद करें और लेक्चर को सुने, ये आपको याद हो जाएगा। छठी बात है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, कानूनी कार्रवाई रोकनी है आपने। अब देखें जो भी आप एग्रीमेंट करते हैं दैट इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी अगर एक पार्टी मुकर जाए तो दूसरी अदालत जाएगी। अच्छा, आप लीगल प्रोसीडिंग्स ही रोक रहे हैं, कानूनी कार्रवाई रोक रहे हैं। कानूनी कार्रवाई रोकने का मतलब है कि फ़र्ज़ करें नॉट टू टेक लीगल एक्शन, आपने दो पार्टीज़ ने मुआहदा कर लिया है कि जनाब अगर कॉन्ट्रैक्ट दूसरी पार्टी ने ब्रीच भी कर दिया तो मैं जनाब पहली पार्टी अदालत नहीं जाऊंगा, अदालत से रब्ता नहीं करेंगे। ये तो सीधा सीधा एक हक जो है, लीगल राइट जो आपको मिल रहा है, आप उसे जो है वो मना कर रहे हैं। लॉ का तो ये काम ही नहीं है, लॉ तो राइट और ऑब्लिगेशन जो है वो वाजे करता है और अपने हक की बात जो है वो हक को सिक्योर करना, ये लॉ का मकसद है। और आप कह रहे हैं जी लीगल एक्शन ही नहीं लेना, तो ये बात वर्ड है। दूसरी बात, टू रिड्यूस द पीरियड प्रेस्क्राइब्ड बाय लिमिटेशन एक्ट 1908 है। अब ये लिमिटेशन एक्ट है 1908 का, उसमें लिखा हुआ है कि जी आप कितने दिन के अंदर जो है वो कितने सालों के अंदर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, उसका हर एक वो ट्रांजैक्शंस के हवाले से, वो सिचुएशंस के हवाले से, कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से अब उसका लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है कि इतने दिन हैं आपके पास एक काम के बाद, एक जो है वो क्या उसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट के बाद, कि आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। अब आपने कोई एग्रीमेंट किया है जिससे वो लिमिटेशन एक्ट ने जो पीरियड कहा है आप उसको भी मज़ीद लिमिट करते हैं, ठीक, यानी आप उसको कम कर देते हैं। लॉ आपको दे रहा है फ़र्ज़ करें 180 दिन कि आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, और पार्टीज़ ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया है कि जनाब अगर तो 60 दिन में आप अदालत चले गए तो चले गए, उसके बाद हम जिम्मेदार नहीं। यानी लॉ ने 180 दिन कहे हैं फ़र्ज़ करें, और आपने कह दिया नहीं जी 60 दिन, आपने उसे और नीचे कर लिया है, रिड्यूस कर लिया है, तो लॉ कहता है कि ये बात नहीं है ठीक। ये दोनों बातें वर्ड हैं, ये लीगल प्रोसीडिंग्स का रोकना समझा जाएगा और ये दोनों काम जो हैं लॉ में इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। बात समझें, मुकम्मल तौर पर कानूनी हक से महरूम कर देना या जो है वो लिमिटेशन पीरियड के दिए हुए टाइम को रिड्यूस कर देना, जिस हद तक भी आप कानूनी कार्रवाई को रोकें उस हद तक ही वो वर्ड है, रोक नहीं सकते। हाँ अलबत्ता, अब ज़रा एक और बात जहन में रखें, आर्बिट्रेशन का एक्ट मौजूद है, आप सालस के पास जा सकते हैं, आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हैं। आप अगर आर्बिट्रेशन का आपने सालसी का ये रास्ता चुना है, सालस से आप अपने झगड़े का फैसला करवा के और उस पर आप पार्टीज़ एग्री कर जाएंगे। अगर तो आपने अपने एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन का कह दिया हुआ है तो कानून को कोई एतराज़ नहीं है, वो भी अंडर लॉ जो है वो उसकी गुंजाइश है, इसका मतलब वो वैलिड है। क्यों? क्योंकि अगर एग्रीमेंट तोड़ा गया तो आप आर्बिट्रेटर के पास गए, उसने आपका फ़ैसला किया, दोनों पार्टीज़ को पहले से पता था, आपको आपका कानूनी हक मिल गया,
तो कानून को एतराज़ नहीं, ये वैलिड है। दूसरी बात, एग्री नॉट टू अपील लोअर कोर्ट्स ऑर्डर। फिर ये होता है कि आपने पहली अदालत का फैसला ये जो है वो मान लिया, आप हायर कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो देखें, लीगल एक्शन आपने ले लिया, आपने ये कहा कि यार जो है वो एक पार्टी के ख़िलाफ़ फैसला आ गया तो वो हायर फोरम पे चले जाए, बाद में उसके हक में फैसला आ जाए, फिर उसे हायर फोरम पे फिर अगली पार्टी चले जाए, तो ये तो हम जो है वो लिटिगेशन में ही पड़ जाएंगे। तो ये है कि पहला लीगल प्रोसीडिंग्स ज़रूर करें, लेकिन जब लोअर कोर्ट डिसीजन आ जाए तो उसके ऊपर इत्तफा कर लें और उसको मान जाएं। तो अब लोअर कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ आप अपील करने ऊपर नहीं जाएंगे, तो ये वैलिड बात है, लॉ को इस पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि आपने लीगल फोरम इस्तेमाल कर लिया, आपने लीगल प्रोसीडिंग्स कर ली और जो है वो अदालत का आपने दरवाज़ा खटखटा लिया, आपके केस का फ़ैसला कर दिया गया, अब इतना ही बहुत है। फिर है सिलेक्ट एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट। अब दो पार्टीज़ हों, वो दो डिफरेंट सिटीज़ की हों और जो है वो दोनों की जो हैं कोर्ट्स वो वैलिड हैं उस मुकदमे को सुनने के लिए। अब दो कॉम्पिटेंट कोर्ट्स में से आप कोई एक सिलेक्ट कर लें, ठीक। मतलब एक बंदा जो है वो फैसलाबाद का हो, दूसरा बंदा जो है वो लाहौर का हो। आप कह रही कि हाँ फैसलाबाद या लाहौर, फैसलाबाद वाली कोर्ट में जनाब चले जाएंगे, इसका मतलब लाहौर वाली कोर्ट में नहीं जाएंगे। लेकिन अब ये नहीं है कि आप कहें जी देखें इसने कहा लाहौर वाली कोर्ट में नहीं जाएंगे तो अब ये तो फैसला जो है वो लीगल प्रोसीडिंग्स रोकना हो गया, तो ये तो वर्ड है। देखें, अगर आप लाहौर वाली अदालत नहीं जा रहे तो फैसलाबाद वाली अदालत जा भी तो रहे हैं ना, आप लीगल फोरम यूज़ तो कर रहे हैं, तो ये लीगल प्रोसीडिंग्स रोकना नहीं है, ये वैलिड बात है। ये इसकी सुने ज़रा एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स देखें, ए एग्रीज टू सेल शुगर टू बी और पार्टीज एग्री दैट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी पार्टी नन ऑफ देम वुड गो टू द कोर्ट। अब देखें वो उन्होंने कहा जी कोई अदालत जाएगा ही नहीं, ये एग्रीमेंट जो है वो वर्ड है, कोई कानूनी हैसियत नहीं, आउट राइटली आप कह रहे हैं लीगल एक्शन ही नहीं लेना। फिर है ए गिव्स ए लोन टू बी, पार्टीज एग्री दैट इफ बी फेल्स टू रिटर्न द लोन ए कैन सू विद इन 2 years इंस्टेड ऑफ 3 years प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ। अब देखें, कर्जा लिया है, लॉ ऑफ लिमिटेशन कहता है कि आप किसी डेटर से ड्यू डेट गुजर जाने के बाद 3 साल तक आप जो है वो अदालत जा सकते हैं, 3 साल तक आप उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। अब लॉ ने दिए हैं कितने साल? 3। आप उसे कह रहे हैं कि जी 3 के बजाय 2 साल में मुकदमा कर लिया तो ठीक है। अब क्या हो रहा है, आप लिमिटेशन पीरियड को रिड्यूस कर रहे हैं, तो ये बात भी जो है वो लीगल प्रोसीडिंग्स का रोकना है, ये भी वर्ड है। अब ये 2 एग्जांपल्स होगी वर्ड की। तीसरी एग्जांपल सुने, सी सेल गुड्स फ्रॉम सियालकोट टू बी इन लाहौर। सी ने सियालकोट से लाहौर में बी को चीज़ें बेच दी। इन केस ऑफ डिस्प्यूट दे में सू इन दी सियालकोट्स कोर्ट और लाहौर्स कोर्ट। अब वो सियालकोट या लाहौर दोनों अदालतों में से किसी में भी जा सकते हैं। बोथ पार्टीज एग्री दैट दे विल सू इन लाहौर्स कोर्ट। दोनों जो हैं वो एग्री कर जाती हैं कि मुकदमे में डिफ़ाल्ट की सूरत में वो लाहौर की अदालत से रुजू करेंगे। तो अब देखें, वो सियालकोट की अदालत में नहीं रुजू करेंगे, लेकिन असल बात है कि लाहौर की अदालत में तो करेंगे ना। तो टू सिलेक्ट एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट, ये भी वैलिड बात है, ये वैलिड है, ठीक है। अब ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपको समझाई, 2 वर्ड हैं, एक वैलिड है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब आज के लेक्चर का इसका आखिरी जो पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ डूइंग बिजनेस, कारोबार नहीं रोक सकते आप, और अगर आप जो है वो ट्रेड रोक रहे हैं, कारोबार रोक रहे हैं, तो फिर वो वर्ड है। उसके पॉइंट्स देखते हैं। अब हमने डिस्कस करना है आज के लेक्चर का आखिरी पॉइंट, जो कि एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड। ये लास्ट एग्रीमेंट है जो कि वर्ड एग्रीमेंट है। ट्रेड रोकने वाले जो एग्रीमेंट्स हैं, किसी भी शख्स को उसके काम से रोकने वाले जो एग्रीमेंट्स हैं, ये वर्ड कहलाते हैं। अब पाकिस्तान का ये जो लॉ है, ये कहता है कि एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू कैरी ऑन लॉफुल ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। अब कोई भी कानूनी पेशा, कोई भी कानूनी कारोबार करने से रोका नहीं जा सकता, ठीक। तो हाँ, अलबत्ता जो है वो कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ एग्जांपल्स ज़रा पहले देख लें कि तिजारत से रोकना है क्या। सेक्शन 27 ने ये डिस्कस किया है। एम प्रॉमिस्ड टू क्लोज हिज बिजनेस अगेंस्ट द प्रॉमिस ऑफ आर टू पे सम अमाउंट। अब एम ने जो है वो आर से वादा कर लिया कि जी कारोबार अपना बंद कर देगा, वो कुछ पैसे दे तो काम बंद है। अब ये तो वर्ड एग्रीमेंट है, क्योंकि तिजारत से क्यों रोका जा रहा है, ये तो रोका नहीं जा सकता। अच्छा, फिर एक केस रेफरेंस दिया है, बड़ा मज़ेदार, देख लें। अब वो है कोरेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और क्लोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, 1959 का केस है। दोनों कंपनीज ने आपस में कर लिया एग्रीमेंट
कि जी एक कंपनी का स्टाफ जो है वो दूसरी कंपनी हायर नहीं करेगी। अब ये कैसी बात है, ये अजीब मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं। ड्यू कंपटीशन तो रहना चाहिए। ऐसा करना कि कंपटीशन ख़त्म करके मोनोपोली क्रिएट कर ले, वो तो बात ठीक नहीं है। अब देखें, स्टाफ के पास जो है वो ऑप्शन है, उनका राइट है, वो जिस मर्जी कंपनी में जाकर जॉब करें। तो उन्होंने जो आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि नहीं जनाब, ये एक कंपनी का मुलाजिम दूसरी कंपनी नहीं रख सकती, लॉ ने, अदालत ने जो है वो इस एग्रीमेंट को वॉइड करार दिया। उसने डिटेल लिखी है कि 2 इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज एग्रीड नॉट टू एम्प्लॉय द अदर कंपनी स्टाफ फॉर 5 ईयर्स। और कोर्ट हेल्ड, लोग अदालत चले गए तो अदालत ने फैसला किया इट वाज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, तो ये तजारत रोकने के बराबर है, ये वॉइड है। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि किसी को ट्रेड बिजनेस प्रोफेशन करने से रोकना ये वॉइड एग्रीमेंट है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब ये वो केसेस हम डिस्कस करने लगे हैं जहाँ पे जो है वो काम से रोका भी जाएगा लेकिन इसके बावजूद ये वैलिड होंगे। हाँ, ये सिचुएशंस कैसी हैं उनको समझना है कि काम से रोकने की जो सिचुएशन है वो है क्या। मतलब पहला पॉइंट है सर्विस एग्रीमेंट्स। जब आप करते हैं जॉब, किसी जगह आप मुलाजमत करने लग गए, तो एम्प्लॉयर जो होता है वो बाज़ औक़ात यूँ करता है कि एक जो है वो पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान वो पाबंदी लगा देता है कि भाई आप यही काम जो है वो ये जॉब किसी और बंदे के पास जाके नहीं करेंगे। तो ये वैलिड बात है, जब आप उसके पास नौकरी कर रहे हैं तो फिर वही नौकरी वही काम जो है वो उन वर्किंग आवर्स के दौरान, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान कहीं और थोड़ी कर सकते हैं आप। तो नो वर्किंग एनी वेयर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये जो है वो आपके ऊपर बात लगाई जा सकती है। इसको एग्जाम्पल से समझ लें, ए डॉक्टर ज्वाइंस दी आर्मी, डॉक्टर आर्मी में आता है ऑन दी कंडीशन, इस शर्त पे कि ड्यूरिंग सर्विस ही विल नॉट डू प्राइवेट प्रैक्टिस, कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो ये एग्रीमेंट वैलिड है। और एक फिच और डेविस का 1921 का केस है। A cleric employed by a company was prevented from working in the same capacity for any firm within 7 miles radius। एक क्लर्क को रोक दिया गया, यानी जो है वो के 7 मील के दायरे के अंदर अंदर उसी तरह की किसी जो है वो और कंपनी में वो बतौर क्लर्क काम नहीं सर अंजाम दे सकता, तो ये रिस्ट्रेंट जो है वो वैलिड समझा गया। अच्छा, फिर आ जाएं ट्रेड कॉम्बिनेशन के ऊपर। अब कॉम्बिनेशन में बाज़ औक़ात बिजनेसेस कर लेते हैं कंबाइन, और कंबाइन करके वो कोई प्रोडक्शन रोक लेते हैं, जोग्राफी के हदूद में आना जाना रोक लेते हैं, या जो है वो कोई प्राइसेस के ऊपर कोई लगा लेते हैं, ट्रेड की कोई लिमिट आ जाती है, जोग्राफिकल लिमिट्स आ जाती हैं। बाज़ औक़ात यूँ होता है, फ़र्ज़ करें कि इलाके जो हैं रीजन्स आप कर लेते हैं, 2 कंपनीज़ हैं और वो रीजन वाइज डिवाइड कर लेती हैं कि इस रीजन में आप काम करो, यहाँ हम काम कर लेते हैं। अब उससे कंबाइन करके आपने बुनियादी तौर पर अपनी कॉस्ट्स को रिड्यूस करने की कोशिश की, अनड्यू कंपटीशन रिमूव करना है, लेकिन जो है वो इस तरह से ऑल टुगेदर कंपटीशन को रिमूव नहीं करना कि मोनोपोली क्रिएट हो जाए। ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे आउटराइट मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं आप, और आप जो हैं वो अवाम के मफाद के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, अवाम का इस्तेहसाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन वैलिड हरगिज़ नहीं है, ये बात ज़हन में रखनी है। लेकिन अगर एक कॉम्बिनेशन जो है वो अवाम को भी फ़ायदा दे रहा है, बिजनेसेस को भी फ़ायदा दे रहा है, और वो अनड्यू कंपटीशन को रिमूव कर रहा है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन जो है वो वैलिड समझा जाएगा, उसे वॉइड नहीं करार दिया जाएगा। अब जो है वो एन एग्रीमेंट अमंग वेरियस बिजनेसेस टू रेगुलेट प्राइस, आउटपुट एट्सेट्रा इज़ ए वैलिड एग्रीमेंट, बट इफ़ ए ट्रेड कॉम्बिनेशन क्रिएट्स मोनोपोली इट इज़ अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, तो दैट इज़ वॉइड। अब इसकी एग्जांपल्स देखें, एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 फर्म्स टू अवॉइड कंपटीशन। अब ये दो कोई जय राम और काना राम, इनका कोई एग्रीमेंट हुआ, उन्होंने आपस में कंपटीशन को ऑल टुगेदर रिमूव करने का कोई प्लान किया, तो उसे लॉ ने वॉइड करार दिया बिकॉज इट वाज क्रिएटिंग मोनोपोली, इट वाज अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। और आइस प्रोड्यूसर्स ने एग्रीमेंट किया कि वो प्राइस को एक ख़ास हद तक रखेंगे, तो उसे लॉ ने वैलिड करार दिया, क्योंकि जो इस तरह के मामलात हैं वो कॉम्बिनेशन में होते हैं और वो वैलिड समझे जाते हैं। अब नेक्स्ट है पार्टनर्स एग्रीमेंट्स। अब पार्टनरशिप में जब पार्टनरशिप आप बनाते हैं, फर्म बनाते हैं, तो पार्टनरशिप डीड साइन करते हैं। पार्टनरशिप डीड में आप शराकती मुआहदे में आप डिफरेंट मामलात लिखते हैं। अब देखें, उसमें शुरका को जब वो जो है वो किसी पार्टनरशिप फर्म में हिस्सेदार हों, तो उनको रोक दिया जाता है कि वो जब तक हिस्सेदार होंगे वो वैसा काम नहीं कहीं और करेंगे, क्योंकि वो उस फर्म में काम कर तो रहे हैं, तो फिर वैसे ही काम अगर वो कहीं और जाके भी करेंगे तो फिर वो पहले बिजनेस का नुकसान होगा, उसके इंटरेस्ट्स मुतासर होंगे।
अब इसी तरह से कोई रिटायरिंग पार्टनर और डिसोल्यूशन की सूरत में भी कुछ पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, उनको ज़रा ज़हन में रखना है, उनको पढ़ना है। अब पार्टनर्स एग्रीमेंट्स हैं, अब इसमें जो है वो ये ज़हन में रखें कि यहाँ रोका जाएगा वो वैलिड होगा, लेकिन क्योंकि आप एक जगह काम पार्टनरशिप फर्म में कर रहे हैं और उसके बाद आपको कुछ कामों से रोक दिया जाएगा, जैसे पार्टनर मस्ट नॉट कैरी ऑन ए सिमिलर बिजनेस व्हेन ही इज़ ए पार्टनर। जब तक आप पार्टनर हैं तो उस तरह का काम आप नहीं कर सकते, तो यहाँ रोका जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये रोकना वैलिड है, इसमें लॉ को कोई एतराज़ नहीं है। अगली बात, रिटायरिंग पार्टनर। अब अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो रिटायरमेंट के फौरी बाद वो अगले दिन ही आके जो है वो जहाँ आप काम कर रहे हैं उसके सामने वो कारोबार खोल के बैठ जाए, तो फिर उसके पास कस्टमर्स का डेटा, आपके बिज़नेस के हवाले से सीक्रेट्स, तो वो सारी चीज़ें होंगी, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? आपसे वो अलग अलग होकर आपके सामने आके उसी तरह का कंपीटिंग बिजनेस लेके बैठ गया। तो याद रखें, रिटायरिंग पार्टनर जो होता है उसे भी रोका जाता है। हाँ, लेकिन एक बात ज़हन में रखनी है कि उसे आप रोक ये नहीं सकते कि जी वो पूरी दुनिया में कहीं वो काम नहीं कर सकता और सारी ज़िंदगी नहीं कर सकता। आप उसके ऊपर एक ख़ास अरसे के लिए और एक ख़ास लोकल लिमिट तक आप जो है वो लिमिट्स लगा सकते हैं, एक ख़ास इलाके तक लिमिट्स लगा सकते हैं। अनरीजनेबल जो है वो लिमिट्स आप उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, इम्पोज नहीं कर सकते। तो रिटायरिंग पार्टनर के वाले से ज़हन में रखना है। ऐसे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में जब फर्म ख़त्म कर दी जाए, किसी के साथ पार्टनरशिप ख़त्म हो जाए, तो जो बंदा जो है वो आप आपस में वो काम ख़त्म कर दें, तो फिर भी रोका जा सकता है कि जी आप इस ख़ास एरिया में ख़ास जो है वो अरसे तक काम नहीं कर सकते। और अगर कोई पार्टनर अपनी गुडविल सेल कर दे, अपना हिस्सा बेच दे, तो फिर बायर के साथ उसका एग्रीमेंट हो सकता है कि वो किसी और उस तरह के कारोबार में जो है वो एंटर नहीं करेगा। ये आपको बता दिए मैंने कि पीरियड और लिमिट्स जो हैं दे मस्ट बी रीज़नेबल, वो एक रीज़नेबल हद तक होने चाहिए, वो इस रीज़नेबल हद को क्रॉस ना करें। इसकी एग्जांपल देखें, बी जॉइन ए फर्म विच डील्स इन स्पेयर पार्ट्स एट दी मॉल लाहौर। अब कोई फर्म थी, उसमें वो स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस में बंदा शामिल हुआ, माल रोड लाहौर पे वो काम कर रहे हैं। बी एग्रीज दैट आफ्टर लिविंग दी फर्म विल नॉट कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस एट दी मॉल फॉर 2 years। अब देखें ये एग्रीमेंट वैलिड है क्योंकि बड़ी सादा सी रीज़नेबल सी लिमिट्स आपने लगाई हैं। 2 साल तक माल के ऊपर काम करने से रोका है, पीरियड भी रीज़नेबल लगाया आपने, इलाके की लिमिट भी रीज़नेबल लगाई है। माल रोड के अलावा वो जहाँ मर्जी काम कर ले, और जो है वो माल रोड के ऊपर आपने 2 साल का अरसा सिर्फ रखा है, तो ये रीज़नेबल लिमिट्स हैं, इनको वैलिड समझा गया। अच्छा, फिर उसके बाद है सेल ऑफ बिजनेस अलॉन्ग विद गुडविल ना, ये है जी आखिरी पॉइंट। बाज़ औक़ात होता है कि आप अपना कारोबार ही बेच देते हैं गुडविल समेत, तो फिर जब आपने गुडविल समेत अपना कारोबार बेच दिया तो आप वही नाम से कारोबार अगले दिन उसी जगह पे खोल के साथ वाली दुकान में बैठ जाएं, तो फिर बिज़नेस बेचने का क्या फ़ायदा हुआ? तो ये बात जहन में रखें कि व्हेन ए सेलर सेल्स हिज बिजनेस अलॉन्ग विद द गुडविल एंड एग्रीज नॉट टू कैरी ऑन ए सिमिलर बिजनेस विद इन रीजनेबल लोकल लिमिट्स एंड फॉर ए स्पेसिफाइड फॉर ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, तो सच एन एग्रीमेंट इज़ वैलिड। ये वैलिड है। बात बनती है ऐसे है, एग्जाम्पल से आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। A sells his bakery to B with goodwill of rupees 10 lakh and agrees not to open bakery anywhere in Pakistan। अब ये देखें, आप बेकरी का काम है और आपने बेच दिया और फिर आप कह रहे हैं कि ये काम आप पूरे पाकिस्तान में दोबारा नहीं करेंगे, ये तो अनरीजनेबल बात होगी, इसको वर्ड करार दिया जाएगा, ये एग्रीमेंट वर्ड है, ये बात रीज़नेबल नहीं है। आपसे कहा यह गया है कि कारोबार आपने अगर गुडविल समेत बेच दिया है तो एक ख़ास अरसे तक और एक ख़ास हद में, और वो रीज़नेबल हों, फिर लिमिट्स आप लगाएं तो वो वैलिड है, वरना नहीं। अच्छा, फिर एन परचेज्ड एम्स गन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ये जो है वो केस रेफरेंस है, नॉर्डन फेल्ट वर्सेस जो है वो मैग्जिम नॉर्डन फेल्ट गन कंपनी। अब ये काम था, हुआ ये कि एन परचेज्ड एम्स गन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट हुआ ये कि एन रिस्ट्रिक्टेड एम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग गन फॉर 10 years। अब ये 10 साल तक रोका और एम ब्रीच दी एग्रीमेंट, उसने वो पहले ही बनाना शुरू कर दी। एन सूड हिम, वो अदालत चले गया। इट वाज हेल्ड दैट रिस्ट्रिक्शन वाज वैलिड, अदालत ने उसे ये समझा कि 10 साल तक उसे गन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से रोका गया था, ये रीजनेबल लिमिट थी और ये वैलिड एग्रीमेंट था। ये है जी वर्ड एग्रीमेंट्स का लॉ। आपको समझा दिया गया कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स वाज़े तौर पर लॉ ने कह दिए हैं कि ये वर्ड है,
इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अगर कोई बंदा इन जो है वो एग्रीमेंट्स में से कोई एग्रीमेंट करना चाहता है तो वो वॉइड हैं, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकते, वो इन्फोर्सेबल नहीं हो सकते। एक्सेप्शंस कुछ पॉइंट्स की डिस्कस हुई हैं, वो आपने बड़े अच्छे तरीके से जहन में रखनी है। अगर आपको इस सवाल में, इस चैप्टर में कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो आपने मुझे कमेंट्स सेक्शन में पूछ लेना है। और अगर आपको लेक्चर समझ आ गया है तो फिर इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर कर देना है, इस पर अपने कमेंट्स दे देने हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देना है, ताकि जैसे आप लोग इस चैनल से फ़ायदा उठा रहे हैं ऐसे और लोग भी फ़ायदा उठाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।